गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पॉलिटी की करंट अफेयर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि कल मैंने आपको सितंबर माह की पॉलिटी की कंप्लीट करंट अफेयर्स बताई थी, आज हम लोग अक्टूबर माह को कवर करेंगे। ठीक है, अक्टूबर 2021, क्योंकि हम इसमें पीसीएस, आईएएस या यूपीएससी और सभी वनडे एग्जाम को ध्यान में रखे सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहली न्यूज जो हमारी है वो है खासी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी बिल 2021। आप जानते होंगे कि खासी, ठीक, हम कहें वंशानुगत संपत्ति अधिनियम, संपत्ति विधेयक 2021। अब इस बिल के बारे में हम कुछ बातें आपको समझाते हैं। देखिए क्या है यहां पर प्रॉपर्टी बिल लाया गया है। यहां पर इसमें क्या है, पूर्वजों की संपत्ति का हस्तांतरण कैसे होगा इसके बारे में बताया गया है। हम जानते हैं कि खासी एक जनजाति है, पहले इसके बारे में समझ लें। ये जनजाति कहाँ की है, तो मेघालय की है। पहले तो मेघालय में 3 जनजातियां रहती हैं, आप जानते होंगे, एक गारो और एक जो है वो खासी और एक जो है वो जैंतिया। हम पहले हिस्टोरिकल बताते हैं इनका पैटर्न क्या चलता है। जैसे हमारे मुख्य समाज में पितृसत्तात्मक समाज चलता है। पितृसत्तात्मक समाज समझते हैं, इसमें संपत्ति का उत्तराधिकारी पिता होता है या बेटा होता है। वैसे ही इन तीनों जनजातियों में यहां जो है वो संपत्ति का उत्तराधिकारी महिलाएं होती हैं। मींस यहां तक समझिए परंपरा क्या होती है कि जब विवाह होता है, विवाह में लड़का ससुराल जाके रहता है। बात समझ रहे? तो वैवाहिक पद्धति में कौन ससुराल जाके रहता है, लड़का रहता है। यहां तक। दूसरी बात समझिए, जो संपत्ति होती है उस पूरी संपत्ति का उत्तराधिकारी सबसे छोटी बेटी को बनाया जाता है। और लड़के जो होते हैं वहां आकर रहते हैं, और वो आपको पता, अगर जैसे हमारे यहाँ विवाह विच्छेद हो जाता है तो वो जाकर रहते हैं, लड़कियां अपने मायके में जाकर रहती हैं। वैसे अगर लड़कों को वहां विवाह विच्छेद हो जाए तो वो जब आती हैं तो ये छोटी संतान जो उस घर की होती है वो उनकी देख रेख करती है। तीसरा, इसकी हम प्रॉपर्टी बताएं कि इसकी जो संपत्ति का हस्तांतरण होता है उसमें मामा की अनुमति से ही संपत्ति कोई बेच सकता है या वो खरीद सकता है। मतलब यह है कि छोटी बेटी अगर उस पूर्वजों की संपत्ति को बेचना चाहे तो उसे मामा की अनुमति कंपलसरी होती है। मतलब यहाँ की कुछ कल्चरल इस तरीके। तो इसमें क्या किया गया, ये जो बिल लाया गया है इसमें कहा गया है कि अब बराबर का अधिकार दिया जाएगा। बराबर का अधिकार मतलब क्या है कि मेल और फीमेल जितने संतान एक के होंगे पिता के, लड़का और लड़की, सभी को संपत्ति में अधिकार होगा। ये पहला प्रोविजन है करंट अफेयर्स का। पहली बात समझ आई। दूसरी प्रोविजन की अगर हम बात कहें तो इसमें यह भी कहा गया है अब जो बेचने के लिए इस मामा की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। संपत्ति को इजीली क्या किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। अब हम बता दें कि मेघालय जो राज्य है उसके लिए हमारे यहाँ कहाँ, जैसे जो शेड्यूल एरियाज हैं उनके लिए प्रोविजंस किए गए हैं आर्टिकल 244 क्लॉज 1 में। कौन से आर्टिकल में हम बता रहे हैं, आर्टिकल 244 क्लॉज 1 में। और उसके तहत आपको पता ही होगा कि एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कॉन्सेप्ट चलता है, और उस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने ही इस एक्ट को वो लेकर आई है और इसे इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो हमें पहले तो समझना है कि खासी, गारो, जैंतिया कहाँ की जनजाति है, मेघालय की। दूसरी समझना है कि वहां मातृसत्तात्मक समाज है, यानी माता संपत्ति को उत्तराधिकारी होती है, और अब जो संपत्ति है वो वितरण किसमें, सभी में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बातें समझनी है। एक और बहुत मुख्य प्रावधान किया गया, अगर कोई व्यक्ति खासी जनजाति का है और वो किसी दूसरी महिला से विवाह कर लेता है, या कोई दूसरी महिला किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर लेती जो खासी जनजाति से संबंध नहीं रखता है, तो वहां पर संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होगा। मींस उन्हें ये अधिकार इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के मिलेंगे नहीं। मींस वो ये कहना चाहते हैं, वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये बहुत मेजर न्यूज है, और वहां की उस तरीके की न्यूजें अक्सर पूछी जाती हैं, और ये कहा जाता है वहां की सोसाइटी का ये उत्थान है। सच में प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, क्योंकि देखिए फीमेल और मेल को इक्वल दर्जा दिया जा रहा है। ऐसी न्यूज हमें पता है कि हमारे यहाँ भी इस तरीके से कुछ न्यूज आई हैं जिनमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया है, हिंदुओं में, जैनों में, सिखों में।
न्यूज नंबर हम 2 बताते हैं। एक चलता है नॉर्थ ईस्ट में ही इनर लाइन परमिट। हालांकि ये न्यूज में इसलिए था, लद्दाख वाला जो एरिया है वहां पर इनर लाइन परमिट भी लगता था। पहले हम समझाते हैं इनर लाइन परमिट क्या है। इनर लाइन परमिट एक जो भारत के प्रोटेक्टेड एरिया हैं, प्रोटेक्टेड समझते संरक्षित क्षेत्र, जहां लगता है कि उनके निवासियों को अगर बाहर के लोग जाएं तो खतरा हो जाएगा, उन्हें संरक्षित करने अगर कोई वहां घूमने जाता है तो उसे पहले से परमिशन लेना होता है। ये परमिशन देता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट देती है, सरकार मतलब राज्य सरकारें देती हैं। ये परमिशन कौन देता है? राज्य सरकारें देती हैं। तो वो परमिशन लेना होता है। तो इनर लाइन परमिट हमसे पूछा जाता है कि भारत के किन राज्यों में है, तो भारत के 4 नॉर्थ ईस्ट राज्यों में है। जैसे पहला मणिपुर है, फिर नागालैंड है, असम में है और मिजोरम में। हमें समझना वहां अगर किसी को रहना है, क्यों रहना है, क्या काम करेंगे, ये सब बातें उसमें बतानी होती हैं। तो इनर लाइन परमिट लद्दाख से खत्म कर दिया गया है। अब 4 राज्यों में ही बचा है, जो चारों राज्य कहां के हैं? नॉर्थ ईस्ट के हैं। ये दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको। अब तीसरी की बात करते हैं। एक ऐप जो है वो प्रगति ऐप। ये पहले तो पूछा जाए कब शुरू किया गया, तो 2015 में। किसने शुरू किया? पीएमओ और एनआईसी ने शुरू किया। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया। यही 2 बातें पूछी जाएंगी। क्या करता है ये? जो लोगों की समस्याएं हैं, उन लोगों की समस्याओं का कलेक्शन करता है। मतलब ऑनलाइन वो अपनी समस्याएं बता सकते हैं और उन्हें पीएमओ डायरेक्ट देखेगा और फिर उनके सॉल्यूशंस देगा। उसके लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया? प्रगति ऐप। तो हमसे पूछा जा सकता है प्रगति पोर्टल या प्रगति ऐप किससे संबंधित है, तो कब शुरू किया? 2000। किसका इनिशिएटिव है? पीएमओ और एनआईसी का है। और उसमें क्या होता है? लोगों की समस्याओं को लिखा जाता है, ठीक। ये बातें समझनी है। अगली न्यूज जो इंपॉर्टेंट है एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है सेक्शन 7 पोक्सो एक्ट की। तो आपको पता ही होगा कि पोक्सो एक्ट हमारे यहां 2012 में आया था। कब आया था? 2012 में। और शायद आपको इसका बैकग्राउंड पता हो कि दिल्ली में एक बहुत जघन्य अपराध हुआ था, निर्भया। उसकी वजह से रेप को संरक्षित करने के लिए आया था। यह धारा अभी हाल में क्यों चर्चा में आई, तो हम बताते हैं। एक व्यक्ति को 3 साल की सजा दी गई। इसे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल समझे, संवेदनशील मुद्दा है। और उसके बाद 3 साल की सजा दी गई। उसने हायर कोर्ट में जब अपनी रिट डाली तब उसकी सजा घटाकर 1 साल कर दी गई। और 1 साल कर दी गई, ठीक। तो उसके बाद फिर वो मामला कहां पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट। अब हम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बताएंगे। देखिए वहां मामला क्या था। जिसने 3 साल से 1 साल सजा घटाई, तो उसने इस धारा को समझे तो उस मुद्दे को समझेंगे। इस धारा में ये लिखा है कि कोई भी चाइल्ड चाहे लड़का फीमेल हो चाहे फीमेल हो, मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाइल्ड हो जो 18 वर्ष से कम का है, 7 में क्या है, सेक्शन 7 में, जो 18 वर्ष से कम का है, उसके साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल इंटेंट मतलब सेक्सुअल इरादे से अगर उसे आप टच करते हैं तो आपको सजा हो जाएगी। कितनी सजा हो जाएगी? 3 साल की। ये किस में लिखा गया है? सेक्शन 7 में। इतनी बात क्लियर। अब सेक्शन 7 पर फोकस करें। इसमें 3 साल से 1 साल क्यों घटा के कर दी? बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसने कहा कि स्किन टू स्किन टच नहीं था, स्किन टू स्किन टच नहीं था, मींस उसके उन पार्ट्स को टच किया गया जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, लेकिन वो कपड़े के ऊपर से टच किए गए। समझे? तो इसे बहुत घटिया एक्सप्लेनेशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया कि अपराध होता है। एक्ट में लिखा है कि इंटेंशन आपका क्या था, इंटेंशन पर ही, और उसे पुनः कितने साल की सजा दी गई? 3 साल की। तो इस बात को समझे कि हमारा सेक्शन 7 जो है वो क्या है? चर्चा में रहा इसकी वजह से। तो ये बात समझ पाएंगे। अब एक जो अगली न्यूज हमारी इंपॉर्टेंट है वो एमपी लेट्स। इससे यूपीएससी 2 बार 3 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। इसका फुल फॉर्म पहले जान लें। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये होता है। पहले हम इसका डिटेल बताते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जा चुका है। कब शुरू हुई थी? 1993। हमें लगता है अभी शुरू हुई होगी, ऐसा नहीं। कैसी स्कीम है? तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं, मतलब केंद्र सरकार की स्कीम है। दूसरा पॉइंट ये पूछा जाता है। तीसरा, इसमें क्या होता है कि जितने भी एमपी होते हैं उनसे ये कहा जाता है कि आप वर्क रिकमेंड कर सकते हैं,
रिकमेंड टर्म को यहां पर समझिएगा, यानी आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसी काम को करवाने की सिफारिश कर सकते हैं, और वो कितने की, कहा कि 1 साल में, यानी पर ईयर अगर हम देखें 1 साल में 5 करोड़ रुपए तक का काम करवा सकते हैं। उसे पैसा सांसद को दिया नहीं जाता है, सांसद के अथॉरिटी में यह होता है कि वो इतने काम की सिफारिश कर सकता है, और उसे वहां की जो मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होती है वो काम वो करवा देगी। और ये जो पैसा होता है ये नॉन लैप्स होता है। नॉन लैप्सेबल का मतलब क्या है कि जो अगर 1 साल में खर्च नहीं कर पाए तो वो वापस नहीं जाएगा, तुम्हें अगले साल खर्च कर सकते हो। इसका मतलब पूरे कार्यकाल में उसे 25 करोड़ रुपए मिलने वाला है अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। बात समझ पा रहे हैं? तो ये इसमें प्रोविजन है, तो इससे ही वो लोग अपने क्षेत्र के एरियाज का डेवलपमेंट करते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन बड़ा डीप पूछ लेते हैं, इसमें क्या है देखिए कैसे पहला क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखिए, ये मोस्पी के अंतर्गत है, ये मिनिस्ट्री है, इसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक। तो मोस्पी के अंतर्गत आता है अगर मिनिस्ट्री कोई पूछ दे। अब अगली बात यहां पर ध्यान से समझिए, 3 तरीके के मेंबर होते हैं, एक तो लोकसभा के होंगे, एक राज्यसभा के होंगे, और एक होते हैं नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड हालांकि दोनों में होते हैं, हमें पता। लोकसभा वाले इस पैसे को कहां खर्च कर सकते हैं, तो अपने निर्वाचक क्षेत्र में, केवल अपने निर्वाचक क्षेत्र में, मतलब जिस राज्य में वो हैं और उस राज्य के अपने निर्वाचक क्षेत्र में उस पैसे को केवल खर्च कर सकते हैं। राज्यसभा के लोग पूरे स्टेट में कहीं भी खर्च कर सकते हैं, और नॉमिनेटेड पूरी कंट्री में इस पैसे को कहीं भी खर्च कर सकते हैं। तो ये प्रश्न भी यूपीएससी ने पूछा। तो एमपी लेट्स स्कीम कब शुरू हुई? 1993 में शुरू हुई। किसकी है? केंद्र सरकार की है। पर ईयर कितना रुपए मिलता है? 5 साल। और ये नॉन लैप्सेबल होता है, इस पॉइंट को पूछा गया है इसलिए याद रखेंगे। और लोकसभा का सदस्य है तो केवल अपने निर्वाचक क्षेत्र में खर्च करेगा, राज्यसभा का अपने स्टेट में खर्च करेगा, और नॉमिनेटेड है तो पूरी कंट्री में खर्च करेगा। क्योंकि आपको पता है राज्यसभा का सदस्य किसी निर्वाचक क्षेत्र का नहीं, राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, और लोकसभा का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का करता है, मींस निर्वाचन क्षेत्र का करता है, और नॉमिनेटेड पूरी कंट्री का करता है। बात समझ पा रहे? इतनी बातें इसमें हैं जो मैंने आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट तक की हर बात इसमें क्लियर की है, ठीक। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो विसल ब्लोबर। विसल मींस सीटी होता है, सीटी, ध्यान से समझिए। ये विसल ब्लोबर किसने शुरू किया अगर ये पूछा जाए तो ईडा ने शुरू किया है। ईडा का मतलब क्या है यहां पर, ठीक, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये एक मिनी रत्न कंपनी है, मिनी रत्न टाइप 1 कंपनी। बिसलर, अब हम बिसल समझाते हैं क्या होता है। हमें पता है कि कोई भी कंपनी चल रही हो और उस कंपनी में कुछ फ्रॉड या करप्शन के काम भी अंदर अगर हो रहे हैं, और जो कैंडिडेट उसमें जॉब कर रहा होता है वो अगर सूचित करना चाहें, अगर वो सूचित करता है उस करप्शन को रोकने के लिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? विसल ब्लोवर। ये हमारे यहां कब लाया गया है? तो ये कंपनी एक्ट 2013 के तहत ये प्रोविजन किया गया। हमारे लिए इतनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। नया एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि सेबी ने 2020 जनवरी से इसके लिए रिवार्ड विसल ब्लोअर शुरू किया है, कि मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसे काम करता है तो उसे कुछ शेयर्स दिए जाएंगे कंपनी के। तो हमें क्या समझना है कि विसल ब्लोअर किसने स्टार्ट किया? अभी इरडा ने स्टार्ट किया, हाल की न्यूज हो गई, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इसका, और ये मिनी रत्न टाइप 1 कंपनी है, ठीक है। तो ये बातें इतनी आपको समझ में आ रही? अगली न्यूज जो हमारी है वो एसडीजी अर्बन इंडिया इंडेक्स। ये समझेंगे। पहली बात तो किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने, सामान्यतः यही पूछा जाता है, और इंडो जर्मन कॉरपोरेशन के सहयोग से जारी होगा, ठीक। ये इन्होंने जारी किया, ये पूछा जाएगा सामान्यतः। इसमें क्या है कि पंचायतों में कैसे विकास हुआ इसका डेटा आता है। इसके लिए ये पूछा जाता है कि 0 से 49, इसमें 3 कैटेगरी हैं, उन्हें हम एस्पिरेंट कहते हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, जैसे नहीं यूपीएससी एस्पिरेंट कहते हैं,
जिनका इंडेक्स आया, जैसे 0 से 100 तक का स्केलिंग है। फिर अगर पूछा जाए कि उसके बाद क्या होता है, तो 50 से 64 तक का है, उन्हें परफॉर्मर कहते हैं। और 65 से जो है वो 99 तक का, उन्हें फ्रंट रनर कहते हैं। फ्रंट रनर। पूछा जाए कि क्या कोई शहर फ्रंट रनर में है, तो कोई नहीं है। बस समझ रहे। और बाकी एस्पिरेंट और जो परफॉर्मर हैं उनमें समय समय पर इंडेक्स आते रहते हैं, और वो हर साल आती है। जैसे 2021 में है, तो अगर हम देखें तो किसने टॉप किया, अगर कोई कह दे तो कोयम्बटूर ने टॉप किया। कोयम्बटूर, ठीक, सॉरी, परफॉर्मर में कोयम्बटूर ने टॉप किया। तो हमें इतनी बातें इसमें जाननी है। तो ये पूछा जाता किसने जारी कौन करता है, तो नीति आयोग और इंडो जर्मन कॉर्पोरेशन इसे जारी करता है। ठीक है, इतनी ही बातें इसमें हमें जाननी होती है। छोटी छोटी न्यूज और कुछ नहीं है जो इसमें चर्चा में है। एक न्यूज है नालसा को लेकर। ये क्या है पहले तो ये समझो। ये नेशनल लीगल एडवाइजरी सर्विसेज के लिए, मतलब समझिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सहायता कैसे दी जाए। याद हो अगर आर्टिकल 39 का कहता है कि सरकार निःशुल्क न्यायिक सहायता दिलाने की बात करेगी। बात समझ। तो किस एक्ट के तहत ये आता है, तो एक्ट 1987 के तहत आता है। पहली बात समझना। इसके क्या है ये लोगों को फ्री लीगल एडवाइस देने की बात करता है। इसका एक न्यायदीप करके पूछा गया है कि जिसमें ये न्याय दिलाता है, उस पत्र को हम क्या कहते हैं, न्यूज़लेटर को न्यायदीप कहते हैं। यही लोक अदालत संचालित कराता है, लोक अदालत। समझ। अब इसी की सहायता की बेसिस पर हम कुछ और बातें बता दें। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू किए गए। निर्भया कांड जब हुआ तब भी कहा गया कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट लेकर आएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट हमारे यहाँ लाए भी गए, हर साल बजट में आता है, कभी 1512 करोड़ समथिंग करके आया इस बार कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करें। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है, वो कहता है कि हम 3 महीने के अंदर 41 से 42 केस डिस्पोज जरूर करेंगे, मतलब उन केसों का खुलासा जरूर करेंगे, और 1 साल के अंदर 165 केस हम सॉल्व जरूर करेंगे, ये उसकी शर्त होती है। दूसरी फास्ट ट्रैक की क्या होती है, उसमें एक केवल जुडिशरी का मेंबर होता है और बाकी उनकी एक टीम होती है। ये टीम वो रिटायर्ड जजों से भी बना सकते हैं और अदर स्टॉप को भी हायर कर सकते हैं। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है कि कोर्टों से हटकर संस्थाएं हैं जो न्याय दिलाने का ही काम करती हैं। बात समझ रहे। ये सब इनिशिएटिव कौन लेकर आ रहा है, तो अगर पूछा जाए जैसे लोक अदालत जगह जगह पे खोली जा रही हैं, तो वो ये सब किसके काम है, नालसा के। तो ये बातें भी हमें यहां से समझने वाली होती। ठीक, तो अक्टूबर माह में इतना ही आपके करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, जो हमने आपको कंप्लीटली कवर की हैं। ठीक, और इसमें कुछ अभी पॉलिटी की ऐसी करंट अफेयर्स हैं जो कंप्लीट स्टैटिक टाइप पार्ट है। जैसे प्रिविलेज मोशन एक चर्चा में था, जिसे विशेषाधिकार प्रस्ताव कहते हैं, या हम दूसरा बात कहें कैग का चर्चा में था कि कैग ने एक रिपोर्ट वो की है। इन टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। अभी हम वो चीजें बता रहे हैं शॉर्ट में जो आपको पता है करंट अफेयर्स टाइप चीजें हैं और जिनसे टच सामान्यतः लोगों का नहीं होता है, और क्वेश्चंस वहीं से गलत होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा होती है, क्योंकि कैग आप स्टैटिक में भी पढ़ते हैं, विशेषाधिकार प्रस्ताव आप स्टैटिक में भी पढ़ते हैं। एक प्रोसीजर नया और चर्चा में चला, साथ में हम बता दें कि कैबिनेट मिनिस्टर को अभी गिरफ्तार करने के वारंट जारी हुआ था। एक प्रोसीजर होता है कैबिनेट मिनिस्टर को गिरफ्तार करने का। तो ऐसे प्रोसीजर्स जो है वो मेंस ओरिएंटेड प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे अगर सेशन चल रहा हो तब क्या होगा, और सेशन ना चल रहा हो तब। सेशन अगर चल रहा हो और सिविल मामला हो तो कहते हैं कि 40 दिन पूर्व उसे सेशन चलने से ना गिरफ्तार किया जा सकता, और सेशन समाप्त होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर सेशन ना चल रहा हो तो पुलिस जज को केवल लोकसभा अध्यक्ष को सूचित कर दिया जाएगा, या हम कहें पीठासीन अधिकारी को सूचित कर दिया जाएगा, और वो किसे सूचित कर देंगे, कैबिनेट या काउंसिल को सूचित कर देंगे, और वो काउंसिल एक न्यूज लेटर या बुलेटिन में उस रिपोर्ट को जारी कर देगा। उसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सभी छूटें जो हैं वो केवल सिविल मामलों में मिलती हैं, कोई भी क्रिमिनल मामले में ये छूट मिलती नहीं है। ये प्रोसीजर है कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार करने का। ठीक, तो कुछ ऐसी न्यूज होती हैं जो मेंस ओरिएंटेड होती है, उनका प्रोसीजर जो प्रीलिम्स में पूछे नहीं जा सकते। ठीक है, तो वो बातें भी हैं, उन्हें भी हम कवर करेंगे। तो हमने जो जितनी इंपॉर्टेंट हैं, जो नए इनिशिएटिव हो सकते हैं, उन्हें मैंने इसमें कवर किया है, और जो स्टैटिक पोर्शंस हैं उन्हें हम स्टैटिक के साथ भी कवर करेंगे, और साथ में हम इनमें भी कवर करेंगे। ठीक, तो इसमें कुछ भी आपका छूट नहीं रहा है। कंप्लीट आप भरोसे के साथ जुड़ सकते हैं कि अक्टूबर में इससे ज्यादा पॉलिटी में और कुछ हुआ नहीं। ठीक, थैंक यू।